हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का न्यू टॉपिक्स पैरेलल लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें और भी टॉपिक जैसे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे और इन पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि इन सब टॉपिक्स को याद करना तो जरूरी है, याद रखना जरूरी है, बट जो बच्चे इन टॉपिक्स पे जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उनका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा और वो बच्चा इस टॉपिक्स पे, इस ज्योमेट्री के चैप्टर में उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन करना नेसेसरी है। अगर जो बच्चा क्वेश्चन नहीं करता, सोचता केवल कॉन्सेप्ट याद कर ले तो हमारा चैप्टर ये अच्छा से कवर हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। जो जितना इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन करेगा इस कॉन्सेप्ट का यूज कर उनका ये मैथ ज्योमेट्री का उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरेलल लाइन क्या होता है। तो आप लोग पैरेलल लाइंस का नाम इसके पहले सुने होंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस वो स्ट्रेट लाइंस होती है। स्ट्रेट लाइंस बोले मतलब लाइंस बोल दिए, इसका मतलब उसमें टू या टू से अधिक लाइंस होने चाहिए। तो पैरेलल लाइंस वो स्ट्रेट लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, चाहे उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दे, चाहे उन्हें कितना भी हम लोग बढ़ा दे, वो दूसरे को कभी भी एक्सटेंड कितना भी कर दे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन का, वो हर जगह एवरीवेयर क्या होती है, सेम होती है। तो वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि पैरेलल लाइंस आर ए स्ट्रेट लाइन that never meet with each other no matter how long we extend them। मतलब पैरेलल लाइंस वे स्ट्रेट लाइंस होती है जो दूसरे को कभी नहीं मीट करना, मतलब कभी नहीं इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, नो मैटर कि हाउ लॉन्ग वी एक्सटेंड देम, ये कोई भी मैटर नहीं करता कि उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दे, मतलब कितना भी बढ़ा दे, वो दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। एक लाइन ये एक यल हो गया, दूसरी लाइन यम हो गया। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस ये है, इनको हम लोग दोनों साइड में कितना भी इंफिनाइट तक बढ़ा दे, बट ये दूसरे को कभी भी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये इसका क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन का, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और जो पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो ये दूरी होती है, एवरीवेयर क्या होती है, हर जगह सेम होती है। ठीक है, ये सब पैरेलल लाइन की क्या है, खासियत है। तो क्या कराती है पैरेलल लाइन। यहाँ पर अगर यल और यम पैरेलल लाइंस है तो उनको नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, एल पैरेलल टू एम। ये पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये उनका नोटेशन है पैरेलल लाइन का। ठीक है, तो ये क्या होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस दो या दो से अधिक भी लाइंस हो सकती है। जैसे अगर हो सकता है थ्री लाइन ले ले, एल है, एम एक लाइन, एन, एल एम एन। तो यहां पर ये भी देखो तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन और एन पैरेलल टू एल। या हम लोग इसको लिख सकते हैं एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि दो ही लाइन हो, दो से अधिक भी लाइन हो सकती है, तो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। इसका एग्जांपल जैसे जो रेलवे ट्रैक होती है, उनकी जो पटरियां होती है वो पैरेलल लाइंस में ही होती है। और जो हमारा नोटबुक्स है उसके जो बॉर्डर होते हैं वो भी क्या है, पैरेलल लाइंस में ही होते हैं। तो पैरेलल लाइंस का ये खासियत है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह क्या होता है, सेम होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज एवरीवेयर क्या, सेम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज एवरीवेयर सेम, ये इसका प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल लाइन, इस प्रकार इसका डिफिनेशन है। और यहाँ पर हम लोग पैरेलल लाइन का ये नोटेशन बताएं कि पैरेलल लाइन अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन एल है और एम है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से नोटेशन में लिखते हैं, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, ये होती है पैरेलल लाइन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइंस होती हैं, यानी जब कोई लाइंस
दो या दो से अधिक लाइंस को, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे हमको देखिए, अगर लाइंस दी गई है, एक लाइन ये दिया गया है एल और एम, अगर कोई लाइन इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, मान लो एक लाइन है टी, ठीक है, एक लाइन क्या है, टी है, तो देखो ये लाइन टी है जो है एम को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और एल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस लाइन टी को हियर हियर लाइन टी इज, हियर लाइन टी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्यों ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि देखो अभी डिफिनेशन में क्या क्या आ गया है कि कोई लाइंस नहीं, कोई लाइन जब दिए गए लाइंस को दो या दो से अधिक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो लाइंस तो इसमें 3 है, एल है या मेटी है, बट वो लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगी जो दो या दो से अधिक पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो यहां पर देखो लाइन एल है, तो लाइन एल केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यहां पर एल और टी में, एम का भी वही हालत है, केवल एम और टी बस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जो लाइन टी है देखो यहां पर भी इंटरसेक्ट करती है एम पर और एल पर, इसलिए ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दिए गए लाइंस को दो या दो से अधिक पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर टी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप लोगों ने बहुत सी लाइंस पढ़ी, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन केवल दो लाइन की बात की जाती है वहां पर, बस जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर देखो ये दोनों केवल दो लाइन होती है इसमें, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन में क्या होती है, जिसमें दो से अधिक, हाँ ठीक है, दो से अधिक 3 या 3 से अधिक लाइन किसी सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको कंकरेंट लाइन कहते हैं। तो ये तुम्हारा इंटरसेक्ट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होता था, जब 3 या 3 से अधिक लाइन सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो यहां पर देखो एक लाइन एल एम एन है, तो यहां सेम पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये कंकरेंट लाइन होती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब कोई एक लाइन दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं। तो तीनों में यही फर्क है, इंटरसेक्टिंग में केवल दो लाइन का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, कंकरेंट में 3 या 3 से अधिक लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होती है, जब कोई एक लाइन दो या दो से अधिक लाइन को उनके अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इस प्रकार यहाँ पर ठीक है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, यही ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो हालांकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन के संदर्भ में हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो वो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल्स बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। जैसे देखो अगर एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, यहां हम ठीक है इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है। तो यहां पर जब कट करती है तो एंगल बनने लगता है, कौन कौन एंगल, मान लेते हैं हम एक एंगल का नाम, एक एंगल 1, ये 2, ये 3 एंगल, ये 4 एंगल का नेम है, ठीक है। तो ये देखो दोनों लाइन है एल और एम, ये हम नहीं करें कि समानांतर यानी पैरेलल लाइन है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एल और एम कोई दो लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल्स बनेगा वही क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल। तो यहां पर देखो जो एंगल 1 है, हाँ 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, सभी इंटीरियर एंगल है। तो यहां पर हियर एंगल 1, 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। जब दो लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो दोनों लाइन के बीच में, देखो हम लोग बात ये बीच में, ये दोनों लाइन है, इसके बीच में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर बन गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन है? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, ये सभी क्या है? इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यही डिफिनेशन है कि एंगल फॉर्म इनसाइड ए क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब कोई अगर क्लोज शेप होता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो यहाँ क्लोज शेप के बारे में बात किया है। तो जो दो एडजेसेंट साइड है, एक एडजेसेंट साइड मतलब जो एक दूसरे से क्या हो, लगे हो या संलग्न हो, तो इनके बीच में भी जो जो एंगल बनता है इन साइड, इसको भी क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल भी है। ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल भी है। कोई अगर शेप है, ठीक है, क्लोज शेप, तो उनकी बारे में बात ये कह रहा है पहला लाइन। तो ये कह रहा है कि एंगल फॉर्म इनसाइड ए क्लोज शेप या आर बिटवीन टू लाइन व्हेन इंटरसेक्ट ए बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। यानी दो लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। सेम उसी प्रकार एक्सटीरियर एंगल होता है कि जब दो लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? कट करती है। देखो एक लाइन हमारा एल हो गया, एक एम हो गया, इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? कट करती है। एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लो टी है, कट करती है, तो इंटीरियर एंगल भी बनेंगे। जैसे देखो यहाँ पर इंटीरियर एंगल भी बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, बट इसके बाहर भी तो एंगल बनेंगे। इस लाइन की जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाहर भी एंगल बनेंगे। ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। इसका नाम देते हैं, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो बाहर का एंगल है, कौन कौन बाहर का एंगल है? एंगल 5 6 7 8, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो हियर एंगल 5 कमा एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो लाइंस के संदर्भ में जब दो लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके बाहर उनको आगे बढ़ाने पर, इस पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करती है, उनको अगर इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन को आगे बढ़ाए तो जो बाहर बनने वाला एंगल होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। यही दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल, या जो कि सेम रिलेटिव पोजीशन में हो। सेम रिलेटिव पोजीशन का मतलब या तो जो एंगल हो, या तो दोनों टॉप में, टॉप राइट हो, या तो टॉप लेफ्ट हो, या फिर दोनों डाउन राइट हो, या तो डाउन लेफ्ट हो। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एक लाइन एल है, ठीक है, दूसरा लाइन क्या है? एम है, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट अलग अलग पॉइंट पर करती है। इसका नाम हम लोग टी दे देते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन के रेफरेंस में ये जो हमारा टी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में देखेंगे कि कौन कौन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डिफिनेशन में कहा गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द एंगल्स दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड सेम रिलेटिव पोजीशन। देखो सेम रिलेटिव पोजीशन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेम रिलेटिव पोजीशन और सेम करा कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होना चाहिए, या तो दोनों एंगल्स लेफ्ट में हो या तो दोनों राइट में हो। ठीक है, तो वहां पर देखो जैसे कि मान लो एक एंगल हमारा ये क्या है? 1 है। ये हमारा देखो ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में किधर है? लेफ्ट साइड में है। और कहां पर है? टॉप पर है। इस लाइन जो हमारा ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन को इस पॉइंट पर कट करती है और इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे यहां पर कट करती है। इस लाइन के रेफरेंस में ये हमारा एंगल कहां है? लेफ्ट साइड में, इस लाइन के रेफरेंस में, ट्रांसवर्सल लाइन के। और कहां पर है? टॉप पे बन रहा है। और एक एंगल डाउन बन रहा है, मान लो 2 है। दूसरा एंगल यहां पर भी बनेगा 3 और एक 4। इसी प्रकार के एंगल और बना लेते हैं। यहां पर हम लोग 5 और एक
6 और एक 7। ठीक है, तो अब हम लोग देखो इस डिफिनेशन के अनुसार कहा गया कि जो एंगल्स होना चाहिए वो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड होना चाहिए और सेम रिलेटिव पोजीशन में होना चाहिए। तो सेम रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा एंगल है करेस्पॉन्डिंग एंगल, वो या तो जो दोनों दोनों एंगल होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखो, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों सेम रिलेटिव पोजीशन में होना चाहिए। सेम रिलेटिव पोजीशन का मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में दोनों या तो लेफ्ट में हो, दोनों या तो राइट में हो, और दोनों टॉप में हो या तो दोनों डाउन होना चाहिए। तो देखो एंगल 1 पहले, एंगल 1 इस लाइन के रेफरेंस में कहां पर है, टॉप पे है और राइट साइड में है। इसी प्रकार अब दूसरा एंगल इस लाइन वाले पे देखो जो टॉप में हो और राइट साइड में हो। तो एंगल देखो 3 इस लाइन के लिए ऊपर है यानी टॉप पर है और कहां पर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इस प्रकार एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 दोनों कहां है, टॉप पे है और कहां है, लेफ्ट साइड में, इस ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम इस प्रकार देखो अब 2 की बात करते हैं तो 2 कहां है, इस लाइन के रेफरेंस में लेफ्ट में है और कहां पर है, डाउन साइड में है। कहां पर है, डाउन साइड में। तो दूसरा जो एंगल खोजेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी कहां होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए और डाउन साइड पे होना चाहिए। जो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम रिलेटिव पोजीशन। तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल इस लाइन पर पाएंगे। तो एंगल 2 है, एंगल 2 डाउन साइड में है और लेफ्ट में है। तो ये देखो एंगल 4 इस लाइन के लिए डाउन साइड में यानी नीचे है और कहां पर है, लेफ्ट साइड में है। तो इसलिए एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार अब हम लोग राइट साइड में आते हैं। तो देखो 5 कहां पर है, राइट साइड में है और कहां पर है, टॉप पर है। ठीक है, टॉप पर है। तो इसलिए अब उसी प्रकार इस लाइन के लिए एल के लिए, ठीक है, टॉप पर है और राइट साइड में है। तो इस लाइन एम पर आते हैं, देखते हैं कि कौन सा एंगल टॉप पे है इस लाइन के लिए और राइट साइड में। तो एंगल 6 देखो टॉप पर है और राइट साइड में है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में ये टॉप पर है और राइट साइड में है, यानी एंगल 5 एंड एंगल 6 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और यहां पर एक एंगल नाम देते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर 8 इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो अब एंगल 8 कहां पर है, इस लाइन के रेफरेंस में राइट साइड में है और कहां पर है, डाउन में है। ठीक है, इस लाइन के रेफरेंस में डाउन साइड में है। तो इसी प्रकार हम लोग जो एंगल इसका खोजेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल वो कहां होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए और डाउन में होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल 8 देखो राइट साइड में है और डाउन पे है। तो एंगल 7 कहां है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में राइट साइड में है और कहां पर है, डाउन में है। देखो ये डाउन नीचे है और ये ऊपर है, यानी एंगल 8 7 एंड एंगल 8 ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये सभी क्या है, करस्पॉन्डिंग आर करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यानी उसके रिलेटिव पोजीशन का मतलब होना चाहिए कि जो एंगल्स होते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो एंगल्स बनते हैं वो पेयर में लिए जाते हैं। जो एंगल्स ले रहे हैं अगर कोई उसका एक एंगल वो ट्रांसवर्सल लाइन के अगर राइट साइड में है और कहां है, अपर में यानी टॉप पर है, तो जो दूसरा एंगल होगा दूसरे लाइन पे वो भी कहां होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए और दूसरे लाइन पे के संदर्भ में अपर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एंगल 5 क्या है, इस लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में। ठीक है, इस एंगल पर इस लाइन पर ये अपर साइड में है और राइट साइड में। तो दूसरा जो एंगल लेंगे वो भी कहां होना चाहिए, दूसरे लाइन पे अपर साइड में होना चाहिए और कहां होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार डाउन के लिए देखो ये डाउन, ये एंगल 8 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में राइट साइड में है और इस लाइन के रेफरेंस में डाउन में है। तो इसी प्रकार अब देखो जो दूसरा एंगल दूसरे लाइन पे बन रहा है वो कहां पर है, 7। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन के रेफरेंस में किधर है, राइट साइड में। इधर होता है तो राइट साइड में, इधर लेफ्ट होता है तो राइट साइड में और डाउन में है। तो इसलिए एंगल 7 और एंगल 8 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल का एक कैरेक्टर ये भी है, अगर ये लाइन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ लाइन L and M, if line L and M are parallel, that is L parallel to
m, then corresponding angle, are always equals। बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि अगर ये लाइन एल एम क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एल और एम क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो जो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं पेयर में वो भी क्या हो जाने लगेंगे, इक्वल हो गए। यानी दैट इज अगर एल पैरेलल टू एम हो गया तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3। ठीक है, आप लोग एंगल 1 और एंगल 3 का मतलब समझ रहे कि नहीं। कोई एंगल का यहाँ पर केवल नामांकन दिया गया, हो सकता है एंगल 30 डिग्री हो, तो ये भी तो क्या होगा, ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, कब, जब एल पैरेलल टू एम हो। इसी प्रकार एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कब इक्वल होगा, जब लाइन एल और एम क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन जब पैरेलल नहीं हो तब हम नहीं कर सकते कि इक्वल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ लाइन एल एंड एम आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, यही ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी कुछ टॉपिक्स बाकी है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता है, अभी ये 3 टॉपिक्स बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों देखो, ये क्लास 9 आपका अब इम्पोर्टेंट, ये एक तरह से आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से आप लोग की लाइफ एक तरह से स्ट्रगलिंग फेस में चालू जाता है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अभी से बिल्डअप होने लगेगा, जो बच्चे अभी से मेहनत कर रहे हैं, अगर मैथ में उनका इंटरेस्ट है, आगे चलकर आईआईटी जैसे संस्थानों में जाना चाहते हैं, तो उनको अभी से मेहनत में लग जाए चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं एजुकेशन में कितनी अब रिवोल्यूशन आ गई है, कितनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप लोग को मेहनत अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आगे चल के हमें उतनी परेशानियों का फेस ना करना पड़े। तो जाते जाते मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआत है तुम्हारी, अभी तो शुरुआत है तुम्हारी, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। जो हार मान गए वो यहीं रुक गए, तुम्हारी जीत अभी बाकी है, तुम्हारी जीत अभी बाकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।